वो आगे से पागलों की तरह मुस्कुराए जाता रहा। हर रोज वो ऐसे ही करता और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैं मजबूर थी, अस्पताल में मुझे हर हाल में जाना था। मैंने बहुत दफा टाइम चेंज करके भी देख लिया। कभी मैं अपने टाइम से पहले जाती, लेकिन वो मेरे रास्ते में ही होता। अगर मैं लेट जाती तब भी वो मेरे रास्ते में ही आ जाता। ऊपर से लेट होने की वजह से मुझे डॉक्टर राहिल से बेहद डांट खानी पड़ती थी। उस दिन भी सुबह सुबह अम्मी ने भाई को जब कॉल मिलाई तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में निकली थी। और ऊपर से मेरी बड़ी बहन, जिसकी मंगनी मेरे अब्बू के दूर के कजन के घर हुई थी, वो भी बार बार शादी के लिए कह रहे थे कि ईद के बाद हमें हर हाल में शादी करना है। अम्मी ने उसकी वजह से भाई को फोन किया तो था, लेकिन वो भी अजीब इंसान था। उसे लगता ही नहीं था कि वो जिस मुकाम पर है वो माँ बाप की वजह से है, बल्कि वो तो यही कह देता कि मैं जिस मुकाम पर हूँ अपनी मेहनत से हूँ। मैं अम्मी और भाई की लड़ाई से बेहद परेशान थी कि अस्पताल जाते हुए मेरा टकराव उसी लड़के से हुआ था। ये उसी अंदाज में अपना गिरेबान खोले हुए तेज बाइक चलाते हुए मेरे करीब आ रुका। उसे देखते ही न जाने हर दफा मेरा पारा क्यों चढ़ जाता था। मुझे ऐसे बिगड़े हुए अमीरजादों से बेहद नफरत थी। मैंने एक ही जुबान में उस लड़के को 100 बातें कर दी। निकम्मा, जाहिल, कमीना, सेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे अंदर। लेकिन वो मुंह से सीटी की आवाज निकालता हुआ, एक हाथ की उंगली अपने बालों में फेरता हुआ मुस्कुराया और फिर तेजी से बाइक आगे की तरफ ले गया। मैं उसके जाने के बाद गुस्से से लाल पीली हो रही थी, क्योंकि पहले ही मैं घर से तपी हुई आई थी और वही बातें सोचती हुई आ रही थी कि कैसा निकम्मा भाई अल्लाह ने दिया है। और माँ का यूं मेरी बड़ी दोनों बहनों के लिए परेशान होना मुझसे देखा नहीं जाता था। लेकिन मैं जितना परेशानियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती उतना ही ज्यादा मैं परेशान हो जाती। और अब ऊपर से ये बिगड़ा हुआ मीरजादा हर रोज मुझे आते जाते तंग करता। यही सोचते हुए मैंने अपने बाजू पर बंधी घड़ी पर टाइम देखा तो टाइम तो 7 बज चुके थे। ओ मेरे खुदा, मैं तो आज फिर से लेट हूँ। लगता है आज फिर डॉक्टर रोहिल से डांट खाना पड़ेगी। ये सोचते हुए मैं जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम उठाते हुए चलने लगी। पूरे 1 हफ्ते से मैं इमरजेंसी में ड्यूटी कर रही थी। आज तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट भी खत्म हो जानी थी। मुसीबत, रात की ड्यूटी देना मुश्किल है। मैं इन्हीं सोचों में अस्पताल में दाखिल हुई। हस्बे मामूल गार्ड अंकल को सलाम करने के बाद मैं इमरजेंसी की तरफ दौड़ लगा चुकी थी। इमरजेंसी पहुंचते ही टकराव पहले डॉक्टर राहिल से हुआ, जो आज भी गुस्से से लाल पीला हो रहा था, क्योंकि इमरजेंसी में काफी रश था। डॉक्टर राहिल मुझे देखते ही बोले, डॉक्टरों से ज्यादा नखरे तो तुम नर्सेस के हैं। नवाबों की तरह उठती और फिर चली आती हो। अब जल्दी चलो, इमरजेंसी में एक एक्सीडेंट केस आया है। मरीज की हालत काफी सीरियस है। मैं जैसे ही मरीज के पास गई तो उसे देखते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस वक्त मैं डॉक्टर राहिल की सारी बेइज्जती को भूल गई और उस लड़के को देखकर हैरानगी का बहुत बड़ा झटका लगा था। ये तो वही लड़का था जो मुझे आते जाते तंग करता था और अक्सर मेरा उसके साथ टकराव होता था। अभी भी तो ये मेरे पास से गुजर कर गया था और बड़ी तेजी से तो मोटरसाइकिल चला रहा था। इसी वजह से शायद इसका एक्सीडेंट हो गया हो। ये बुरी तरह जख्मी था, उसके सर से खून बह रहा था और बाकी भी बहुत ज्यादा चोटें आई थी। मैं जो कुछ देर पहले ही उसे नफरत से बातें कर रही थी, देखकर जल्दी से उसकी मरहम पट्टी करने लगी। डॉक्टर राहिल सिस्टर आयजा के साथ इमरजेंसी में दाखिल हुए। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि जल्दी से इसे ऑक्सीजन लगाएं, इसका बीपी चेक करें, इसका खून बहुत ज्यादा बह गया है। मैं उसका बीपी चेक करते हुए सोच रही थी कि अगर माँ बाप का ख्याल होता, जिनके पैसों पर ऐशो अशरत करता फिर रहा है, तो कभी भी ऐसी हरकत न करता। न जाने ये नौजवान गलत काम करने से पहले सोच क्यों नहीं लेते कि इनके साथ इनके पूरे खानदान की जिंदगी जुड़ी होती है। ये गले में सोने की चैन और बाजू में ब्रेसलेट पहने बेहोशी की हालत में पड़ा था। आज मेरी ड्यूटी खत्म हो जानी थी। ये नौजवान शाम तक बेहोशी की हालत में ही पड़ा था। खून भी उसे इमरजेंसी में किसी मरीज के साथ ठहरे एक शख्स ने तरस खाकर दिया था, जिसका ब्लड ग्रुप उससे मैच हो गया था। लेकिन उसके घर वालों में से कोई भी नहीं आया था। शाम को मेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं घर आ गई। घर में फिर वही रोने धोने, माँ की परेशानी, हर चीज वैसी की वैसी थी, कुछ भी नहीं बदला था। अगले दिन मैं नाइट शिफ्ट में अस्पताल गई तो अभी तक उसे होश नहीं आया था और ना ही कोई उसे देखने और मिलने आया। ये अकेला ही बेबस पड़ा हुआ था। मेरी ड्यूटी अभी शुरू हुई। मैंने सबसे पहले उसका बीपी चेक किया और ड्रिप लगाकर स्टाफ रूम में आ गई
और इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाने लगी, क्योंकि नाइट ड्यूटी में बहुत चाय पीती थी। रात भर जागना होता था, चाय पीने से नींद कम आती थी। तभी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर राहेल की कॉल आई। वो उस नौजवान के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया कि वो अभी तक बेहोश है। उन्होंने कहा कि इसके घर वालों का कोई एड्रेस वगैरह मिला। मैंने जवाब दिया, नहीं। आपके कहने पर जब मैंने उसकी पॉकेट चेक की तो उसमें से कुछ पैसे निकले थे। ना ही आईडी कार्ड था, ना ही घर का कोई एड्रेस वगैरह। डॉक्टर राहील पूछने लगे कि कोई मोबाइल फोन वगैरह उसकी जेब से निकला। मैंने जवाब दिया, मोबाइल फोन भी नहीं था, और मैं हैरान भी हो रही थी कि मोबाइल फोन तो उसके पास होना चाहिए। तो फिर ना जाने कैसे जल्दी में घर से निकला था। शायद इसी वजह से मोबाइल घर भूल आया होगा। मैंने डॉक्टर राहील को बता दिया कि उसकी जेब से जो पैसे निकले थे वो मेरे पास है। फिर अचानक से सिस्टर आयजा भागती हुई आई, जिनकी ड्यूटी मेरे साथ ही थी। वो बोली, उस नौजवान को होश आ रहा है, जल्दी से इमरजेंसी में आ जाएं। मैं जो अभी डॉक्टर राहील का फोन बंद करके चाय पीने के लिए कप उठाया ही था, चाय का कप वहीं रखा और भागती हुई इमरजेंसी की तरफ चल दी। जब मैं इमरजेंसी पहुंची तो उस नौजवान की आंखें अभी मुकम्मल तौर पर नहीं खुली थी। हाँ, ये हाथ पांव को हरकत दे रहा था। उसने जैसे ही आंखें खोली तो मैं हैरान रह गई। वो इतनी तकलीफ के बाद भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने सोचा, इंतहाई ढीठ इंसान है, इतनी चोटें लगी और फिर भी इसमें जरा बराबर भी कोई असर नहीं, और ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई चोट ही ना आई हो। लेकिन मैं उसे होश में आता देखकर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। चलो, ये जैसा भी है, जो भी है, इसकी वजह से इसके माँ बाप ना जाने कितना परेशान होंगे, और उनके बेटे की जान बच गई। उनको तो एक नई जिंदगी मिल गई हो। काफी देर तक मैं उसके पास रही। ड्रिप खत्म होते ही दूसरी ड्रिप लगाई, और ड्रिप लगाते हुए उससे पूछने लगी, 2 दिन से अस्पताल हो, घर वालों को तो खबर कर दो। तभी वो बोला कि उनको सब खबर है। मैं हैरान हो गई। मैंने उसके पैसे उसे वापस किए और अद्वियात का खर्चा बताया, जो कि उसके इलाज के लिए खर्च हुई थी। उसने वो पैसे मुझे वापस किए और बोला, जितने हैं ये रख लो, बाकी जो मेडिसिन मुझे लग रही हैं उसके लिए पैसे मैं कल दे दूंगा। बस मुझे एक दवाइयों की लिस्ट बनाकर दे देना कि कौन कौन सी दवाइयां मेरे इलाज के लिए इस्तेमाल हुई है। मैं घूर कर उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो ढीठ इंसान फिर से मुस्कुराया था। मैं जो अपने घर के हालात की वजह से इतनी ज्यादा परेशान थी, 2-3 दिन उस नौजवान की तीमारदारी करती रही, उसका इलाज जारी रखा। ये काफी हद तक बेहतर हो गया था। मैं उस नौजवान को इतना बुरा समझती थी और उसको मैं इस किस्म का लफंगा समझती थी, लेकिन उससे बातचीत के बाद और इतनी देर साथ गुजारने के बाद मुझे पता चला कि ये बुरा इंसान नहीं है। या तो ये हालात का सताया हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा लाड प्यार ने उसे ऐसा कर दिया है। ये तकरीबन 10 दिन अस्पताल रहा और उस अस्पताल के सारे ड्यूज अदा करता रहा। मैं हैरान थी कि ना कोई इससे मिलने आता है और न ये कहीं से पैसे निकलवाता है। ना जाने हर रोज इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं। जिस दिन उसने डिस्चार्ज होना था मैं परेशान थी, क्योंकि उससे मेरी काफी गहरी दोस्ती हो गई। उसने मुझे अपना नाम आमिर बताया था। मुझे यूं परेशान देखकर वो बोला, उदास ना हो, मैं कभी तुमसे अलग नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। उसने ना तो अपना पता बताया और ना ही ये बताया कि मुझसे कब मिलने आएगा। उसने अपने पुराने अंदाज में सीटी की आवाज निकाली। इतने दिनों में हम दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि मैंने उसकी इस हरकत पर उसकी कमर पर एक जोर से मुक्का मारा कि अपनी ये हरकत छोड़ दो। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने आज भी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और बोला, मैं जल्द ही तुम्हें अपनी दुल्हन बना लूंगा। उसके जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने बेदिल होकर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी। मुसलसल 2 दिन तो मैं अस्पताल जाती, लेकिन मेरा जरा बराबर भी दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान उसी बेड की तरफ जाता था जहाँ पर वो लेटा होता था। मैं बार बार उसी के बारे में सोचती। ये बात डॉक्टर रोहिल और बाकी नर्सेज ने भी नोट की, क्योंकि मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। एक तो घर में बहुत ज्यादा परेशानी थी, दूसरा मेरी खामोशी मेरी माँ और बहनों को भी मजीद परेशान कर रही थी। वो भी यही समझती थी कि मैं घर के हालात की वजह से परेशान हूँ। एक दिन जैसे ही मैं अस्पताल से घर गई तो मैंने देखा मेरी दोनों बहनें और अम्मी मुंह लटकाए हुए बैठी थी। मैंने जाकर उनसे पूछा कि क्या हुआ है, आज फिर क्या भाई से कॉल पर बात हुई है। तभी अम्मी बोली, नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन के ससुराल वाले आए थे,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شادی کی تاریخ نہ دی تو وہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ ایسے حالات میں بھائی سے کوئی بھی بات کرنا بیکار تھی۔ میں نے سوچا میں ہسپتال سے 2-3 مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیتی ہوں، کم از کم بہن کا نکاح تو سادگی سے ہو جائے گا۔ اس دن میں اسٹاف روم میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج میں ڈاکٹر روہیل سے ایڈوانس سیلری لینے کے لیے بات کرتی ہوں۔ تبھی ڈاکٹر روہیل خود ہی میرے پاس آئے اور بولے، سسٹر عائشہ آپ یہ سیلری لے لیں، اس دفعہ 2-3 دن پہلے ہی میں نے دیتی ہے۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے سیلری والا لفافہ میری طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر راہیل تو اتنے سخت مزاج تھے، اتنے مہربان کیسے ہو گئے؟ یہ ہسپتال کے اونر کے بیٹے تھے۔